वेलकम बैक रिस्पेक्टेड व्यूवर्स एंड माय ऑल स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 2.6 के बाद 2.7 शुरू करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि फर्स्ट टाइम 10th क्लास में उसने क्या किया है कि हर कॉन्सेप्ट की आपको बाकायदा से एप्लीकेशन के बारे में जो है वो स्टडी करवाना स्टार्ट की है। इससे पहले ऐसा नहीं था। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े जो पिछली 10th क्लास थी उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो यूं कह लें कि शतर बेमुहार अपने कॉन्सेप्ट बच्चों को हमने पढ़ाए। कोई किसी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन नहीं थी। जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करके देखेंगे तब तक आपको उसकी अहमियत का, उसकी खूबसूरती का और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का या उसका वो आपकी लाइफ को कितना आसान बनाती है, इन चीज़ों की आपको कदर नहीं होगी। जब आपको उसको प्रैक्टिकली देखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमें कितना बेनिफिट दे रही है, तब जाके आपको ये एहसास होता है कि वाकई में हम किसी न किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। और आज उन बच्चों के लिए भी एक अहम आंसर है, एक अहम जवाब है जो ये कहते हैं कि मैथ्स हमारी लाइफ में कहाँ पे काम आती है। आज मैं उनको बताऊंगा जी यहाँ पे काम आती है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.7 का पहले तो आप टॉपिक समझिए, इसका एम समझिए, मकसद समझिए कि इसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ना है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस की अप्लाई कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाकायदा से क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है आ टाउन्स पॉपुलेशन। कोई कस्बा है गाइस, और उस कस्बे की जो पॉपुलेशन है, उस कस्बे के जो रहायशी है, उसका मॉडल हमें दे दिया गया है। मॉडल्ड बाय पी ऑफ टी। पी ऑफ टी इज इक्वल टू -20t² प्लस 40t प्लस 800, यानी कि पी ऑफ टी हमें दे दिया गया है। पी ऑफ टी हमें दे दिया गया है। कैसे दिया गया है? इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800। ये हमें किसी कस्बे की पॉपुलेशन का मॉडल दिया गया है। अब आप कहेंगे सर इस मॉडल से हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है, आइए ये भी देख लेते हैं। गाइस देखें, आप ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है t² के साथ, आपको याद है मैंने आपको बताया था किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a पॉजिटिव हो तो पैराबोला अपवर्ड। अब याद करिए जहां पे हमने ग्राफ्स बनाए थे उस चैप्टर में हमने बार बार ये बात की, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ अपवर्ड, अगर लेस देन 0 तो ग्राफ डाउनवर्ड। तो देखिए -2t जो है, -2 ये बेटा लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो ये बात हमें क्या बताती है कि ग्राफ जो है, ग्राफ इज डाउनवर्ड, इज डाउनवर्ड। ऐसे ही है ना, ग्राफ जो बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। अब आपके पास अगला 40 है तो आपको पता है यहां से ग्राफ बनना शुरू होगा, तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड। अब आपको पता है कि ये जो टी है यानी कि एक्स है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो फिलहाल हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर टी है, टाइम है, किस में है, ईयर्स में है, ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर पी है। पी क्या है बेटा जी? पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है। अब हमें ये पता चल गया कि अब हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर टाइम और पॉपुलेशन है। कहता है कि वो वाला टाइम फाइंड करें, वो वाला ईयर फाइंड करें, वो साल फाइंड करें जब जनाबे वाला पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि इस तरह ये ग्राफ इस तरफ इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ाता है। और बेटा जब वर्टेक्स के ऊपर पहुंच जाता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स के ऊपर पहुंचता है तो फिर ग्राफ क्या करना चालू हो जाता है? डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है। तो आपको पता है एस एक्स से इस तरफ जो होती है, एक्स इस तरफ वैल्यूज छोटी होती हैं, जैसे जैसे उस तरफ चलता जाता है वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, ज्यादा होती जाती हैं। तो यूं आपके पास जो ग्राफ है वो पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। कहता है कि आप वो वाला साल फाइंड करें जब पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट, पॉपुलेशन घटते घटते कम से कम 1000 रह जाए। अब मान लीजिए कि हम इन इंटरवल्स को कह देते हैं कि यहाँ पे कहीं 500 है, फिर यहाँ पे 1000 है, फिर यहाँ पे
1500 है, ये आपके पास क्या है, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा, साल आ जाएंगे। साल को आप बेटा कह दो ये आपके पास 10 है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लें, यहाँ पे रख लें 10 है, ये आपके पास 20 है, ये आपके पास बेटा 30 है, ये आपके पास 40 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर साल है ना। अब इसी तरह इधर देखें कि आपके पास है बेटा 15, यहाँ पे आप लगा लें कि 1000 है, ठीक है, 1000 लगा लें। या फिर ऐसा करें कि 500 इधर रख लें, फिर यहाँ पे आप लगा लें 1000, फिर यहाँ पे आप लगा लें 1500। तो यूं ये कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, वो वाला साल फाइंड करना है जहां पे बेटा पॉपुलेशन कम से कम 1000 रह जाए। 1000 से ज्यादा हो सकती है। ऐसे ही ना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक गिलास में गिलास पानी का भरा हुआ है, आपने उसमें से पानी अंडेल देना है, डोल देना है, गिरा देना है, यहां तक गिरा दो, यानी कि आपने इतना पानी गिराना है। मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम कटो कट आधा गिलास रह जाए। अब ये आधा गिलास तो लास्ट लिमिट है ना, आपकी बाउंड्री लाइन है, आप उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, बस पानी अंडेलना चाहिए। तो ये कह रहा है कि आपने पॉपुलेशन को उस वो वाला साल फाइंड करना है जब आपके पास पॉपुलेशन जो है वो कम से कम जो है वो 1000 रह जाए। पॉपुलेशन है ज्यादा लेकिन वो घट रही है, लेकिन घटते घटते आपने उस साल के लिए मालूम करनी है जब वो कितनी रह जाए, 1000 रह जाए। तो फिलहाल बेटा जी पॉपुलेशन है ज्यादा, पॉपुलेशन जो है वो है ज्यादा लेकिन वो घट रही है, कम हो रही है। तो तुम लोगों को उस साल तक मालूम करनी है जब वो 1000 के बराबर हो जाए या 1000 से ज्यादा रह जाए। समझ में आ गई ये बात? 1000 के बराबर हो जाए या फिर 1000 से ज्यादा हो जाए। फिलहाल पॉपुलेशन ज्यादा ही है लेकिन वो घट रही है, यानी कि पॉपुलेशन मैक्सिमम पॉइंट पे है, वो क्या हो रही है, घट रही है। तो कहता है कि आप क्या करेंगे, इसको कम होना शुरू कर देंगे, कौन से साल में जाके ये 1000 के बराबर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे करके 1000 के बराबर है ना। तो अभी आपके पास ये बन जाएगा कोई, इसको इधर कर लो, ये 20 है ना, यहाँ पे कर लो 30, ठीक है। तो इस तरह तो कहता है कि कौन से साल पे जाके आपके पास पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 1000 रह जाएगी। तो इधर अगर आप देखेंगे तो 30 पे है ना। अगर जो मैंने बनाया है 10 20 30 साल है, 40 आगे 50 है, तो इधर से 1000 1500 1000 500 1000 1500 है, तो 500 यहाँ पे 1000 आ जाएगा। कहता है कि 30 साल तक जो है पॉपुलेशन 1000 हो जाएगी, तकरीबन इतना बन रहा है। तो आपको मॉडलिंग समझ आनी चाहिए कि मॉडल इस तरह के होते हैं, ना कि मतलब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आना चाहिए, सिर्फ ये बात आपको लाजमी सीखनी चाहिए। एनी हो बेटा, आपके पास आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो लिख देते हैं 1000 कम और ज्यादा है, पॉपुलेशन को की वैल्यू उसने आपको दी हुई है -2 बेटा जी टी स्क्वायर प्लस बेटा 40 टी है और प्लस का 800 है। अब आप क्या करोगे, इस सारी चीज को उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2t प्लस का हो जाएगा 2t स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 40t हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 800 और ये पहले से पड़ा हुआ प्लस का 1000। तो ये क्या है, सारे का सारा लेस और इक्वल टू है 0 के। अब कम से कम का मतलब क्या होता है, चीज है ज्यादा लेकिन वो घट रही है, लेकिन वो यहां तक घट सकती कि 1000 हो जाए, इससे नीचे नहीं जा सकती, इसलिए हमने इक्वालिटी भी लगा दी। अगर वो कह देता ना कि पॉपुलेशन आपने उसका डिक्रीज होना मालूम करना है, तो फिर हमने क्या करते, वो कहता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, मालूम करें कि कहाँ तक डिक्रीज हो सकती है, तो फिर हम ये ना लगाते, ठीक है। तो इक्वालिटी की साइन जो है वो नहीं लगाना था। अब क्या करेंगे, इसको डील कर लेते हैं आपस में, सेम टर्म्स जो है, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस बेटा जी 40t और ये आ जाएगा प्लस का 200 लेस और इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 की 400 है ना, 2 की 400, तो 10 को किससे ज़रब, यहाँ पे आपने क्या करना है, दो ऐसे नंबरों में तकसीम करना है कि ज़रब करें तो 440 बन जाए, सॉरी 400 बन जाए, जमा या माइनस करें तो 40 बन जाए। तो 2t स्क्वायर माइनस बेटा 40 10 की कितना हो जाएगा, या 10 4 की 40 होता है, तो हमने कितना बनाना है, 400 बनाना है। तो कैसे बनेगा, 400 हमारे पास आएगा, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो ठीक है। अब 50 को कितने से करें, 50 को 4 से करें, तो वो 50 को 8 से करें, तो
8×5 = 40, वो हो सकता है। अच्छा आप ऐसा करें, यहाँ से 2 कॉमन भी निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल दे तो क्या होगा, 2 कॉमन निकलेगा तो ये आपके पास t² बच जाएगा, माइनस 20t आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा 100 लेस और इक्वल टू 0। अब इसको करना आसान हो जाएगा, और इस t से दोनों तरफ डिवाइड करवा दें तो ये आपके पास बच जाएगा t² माइनस 20t प्लस 100 बेटा जी, लेस और इक्वल टू है 0 के। अब इजी हो गया। अब आपने क्या करना है बेटा, दो नंबरों को ऐसे को ज़रब करना है कि आपके पास, अच्छा यहाँ पे 20 और 20 हो सकता था, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 40 था, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, t² माइनस बेटा जी 10t माइनस का 10t प्लस का 100 लेस और इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आप क्या कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से भी क्या कॉमन निकाल लेते हैं, लिख लें यहाँ से t कॉमन निकल रहा है अंदर, t माइनस 10 बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन निकल रहा है अंदर, t माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे अलामत जो है माइनस की है तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ से बेटा आपके पास t माइनस 10 कॉमन निकल जाएगा, अंदर आपके पास बच जाएगा t माइनस 10 लेस और इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों चीज़ें सेम है, बेसिस बराबर है, तो पावर एक इसकी है कि इसकी ऐड हो जाएगा, तो ये t माइनस 10 का स्केयर हो जाएगा लेस और इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, स्केयरिंग टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड कर लें। तो जब आप अंडर रूट लेंगे, इधर भी ले लेंगे इधर भी ले लेंगे, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा t माइनस 10, और ये आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। आपको पता है जब भी अंडर रूट खत्म होता है तो ये आपके पास प्लस माइनस आ जाता है साथ में, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेस और इक्वल टू अपना 0, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, तो अब देखें आप करोगे t अपना -10 लेस देन और इक्वल टू 0। क्यों बेटा, क्योंकि देखो ना आपने लिखा हुआ है कि जो टाइम है वो माइनस का टाइम है वो 0 से कम हो सकता है, सॉरी आप ये देखें कि अंडर रूट का आंसर कभी नेगेटिव हो सकता है, अंडर रूट का आंसर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा प्लस होता है, ठीक है। वो जो स्क्वायर है अंदर तो स्क्वायर पड़ा हुआ है ना, तो उसका आंसर हमेशा प्लस ही होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप सिर्फ एक को ही कंसीडर कर लें। तो आप क्या करेंगे, ये कह रहा है कि जो ये चीज़ है, ये जो चीज़ है ये 0 से कम है या बराबर है, ठीक है। तो कोई चीज़ 0 से कम हो या बराबर हो तो आप ऐसा करें, इसमें से इक्वालिटी वाली चीज़ ले लें, t माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें आपने इक्वालिटी वाली साइन क्यों ली, चीज़ क्यों ली, देखो इसका आंसर जो है वो प्लस माइनस t माइनस 10 आया, टाइम नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। देखो ये t माइनस 10 जो है वो टाइम की चीज़ है ना, एक तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, दूसरा अंडर रूट का आंसर भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अंडर रूट का आंसर या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, दो ही कंडीशन है ना, कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, या हाँ 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो देखो यहाँ पे उसने कंडीशन लगाई है कि 0 से बड़े तो तुम लोग जा नहीं सकते हो, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि तुमने ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो 0 या 0 से छोटा रखना है, तो तुम लोग 0 से बड़ा तो जा नहीं सकते, 0 से छोटा भी नहीं जा सकते, तो फिर लाजमी तौर पे तुम 0 के बराबर रह जाओगे, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ से इस 10 को बेटा उधर ले जाओगे तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। तो असल में 10 साल बाद जो पीरियड अभी चल रहा है, 2020 चूंकि चल रहा है उस दौर में, तो 2020 के 10 सालों के बाद जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 1000 हो जाएगी। कितने सालों के बाद, 10 सालों के बाद। उसने यही तो पूछा था हमसे कि आपने वो वाला टाइम मालूम करना है जब घटते घटते पॉपुलेशन जब वो 1000 रह जाए, तो कितना टाइम लगेगा, इस 2020 के बाद 10 साल लगेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो 1000 रह जाए। तो टाइम 10 आ गया, तुम लोग बोलोगे क्योंकि 10 ईयर्स आ गया टाइम, आपको पता है टी ईयर्स में है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए टाइम जो है वो ईयर्स में, टी इज टाइम इन ईयर्स। सो 10 ईयर्स आ गए, तो आप बेटा लिख दोगे कि सो आप नीचे ये स्टेटमेंट लिख दो कि सो पॉपुलेशन विल बी, सो पॉपुलेशन will be 1000 in 2020 प्लस 10, यानी कि विच इज इक्वल टू 2030, ठीक हो गया बेटे। तो वो पॉपुलेशन जो है वो 2030 में घटते घटते 1000 रह जाएगी। आई होप कि ग्राफ से भी आपको समझ आ गया होगा
कि ये जो चीज चल रही है ये आपके पास पॉपुलेशन चल रही है वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम चल रहा है। तो 30 साल तक यहाँ पे देखो ना 30 सालों तक आपके पास पॉपुलेशन 1000 हो जाएगी। जब 30वां साल चलेगा तब पॉपुलेशन घटते घटते 1000 तक पहुंच जाएगी या 1000 से थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। एनी हो ये मैंने आपको इसका ग्राफ भी बना के समझा दी बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी इन 1000। एक कंपनी है उसकी मॉडल का उसकी प्रॉफिट का जो मॉडल है वो पी है और ये किस में है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में, हजारों की तादाद में है। बाय द इक्वेशन, इक्वेशन बेटा उसने दी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा -5x² प्लस बेटा 150x माइनस 100 बल्कि 1000 100 है या 1000 है ये कंफर्म कर ले बेटा जी है 1000 है। कहता है कि एक कंपनी है उसका जो ये जो प्रॉफिट मॉडल दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है किसमें थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में, यानी कि ये हजारों में है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज 1000 रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है और ये कहता है कि x इज प्राइस पर आइटम। x जो है फर्ज कर ले कि इस एक कंपनी में पैंट्स भी बन रही है, सॉक्स भी बन रही है और जो बुनियाने हैं बुनियान वगैरह भी बन रही है, इसके साथ शर्ट टाई बन रही है। अब वो कहता है जो पैंट है उसकी कीमत 1000 रुपये है तो x की जगह 1000 हो जाएगा। सॉक्स की कीमत 400 है तो इसकी जगह 400 आ जाएगा। वो कहता है कि आपके पास शर्ट की कीमत 1600 है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो x जो है आपके पास क्या है प्राइस है पर आइटम। कहता है फाइंड द प्राइस, वो वाली कीमत आपने मालूम करनी है दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, वो वाली प्राइस आपने फाइंड करनी है जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। यानी कि जरा गौर करें आपने क्या बोला, मैंने अभी बोला कि आपके पास जो है वो पैंट है सॉक्स है, उसके बाद आपके पास शर्ट है, उसके बाद आपके पास टाई है, शर्ट है, उसके बाद आपके पास टाई है। तो आप मान लीजिए पैंट आपके पास है 2000 की, ऐसे कर लें 2000 की, हजारों में है ना। तो सॉक्स जो है वो आपके पास है 1100 की, ठीक है। शर्ट है आपके पास 1800 की और टाई है जो आपके पास 1000 की है। अब मैंने 1000 क्यों लिखा बेटा, उसने ये कह दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज है, तो आपके पास जो भी प्रॉफिट आएगी वो थाउजेंड्स इन रुपीज आएगी, तो ज़ाहिर है कीमत 1000 में होगी। अब आपके पास एक चीज है वो 100 रुपए की है, उसके ऊपर प्रॉफिट आपको 1000 तो नहीं आ सकती, चीज पहले 1000 में होगी तो आपके पास प्रॉफिट 1000 में आएगी ना। एक्स बेटा प्राइस है, कहता फाइंड द प्राइस, वो वाली प्राइस फाइंड करें दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। इन प्राइसेस में से आपने अभी 1 2 3 और 4 प्राइसेस रखी हैं, 4 आइटम्स की प्राइसेस रखी हैं। कहता है इनमें से वो वाली प्राइस फाइंड करें जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है। ये भी क्या है बेटा एक्स है, क्योंकि ये भी प्राइस है, ये भी एक्स है क्योंकि ये भी प्राइस है, ये भी एक्स है क्योंकि ये भी प्राइस है। ये सारी की सारी आपके पास एक्सों की वैल्यूज है क्योंकि ये वाली सारी प्राइसेस हैं। अब आपको पता है अगर मैं 1000 इन्वेस्ट करूंगा तो इसके ऊपर मुझे हो सकता है, अगर मैं प्रॉफिट का जो है फिक्स करता हूँ 100 है तो इसके ऊपर मैं 1000 है तो 1000 के ऊपर प्रॉफिट जो है मुझे 100 आएगी तो 1100 मेरी जो है वो प्रॉफिटेबल प्राइस हो जाएगी। यानी कि जो प्रॉफिट आने के बाद मेरी जो आ जाएगी पी ऑफ एक्स जो आ जाएगा वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1100। यहाँ पे जब आप देखोगे तो 1000 के मगर जो आपके पास 100 बचा है ना, तो 800 के मगर आपको 50 बचेगा तो ये आपके पास 1800 है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 1800 सॉरी 1150 आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर प्रॉफिट पी ऑफ एक्स ये 1100 है तो इसके ऊपर आपको मिल जाएगा 1100 पूरा है तो ये आपके पास आ जाएगा 1100.25 को इस तरह करके इनके प्रॉफिट ही आना है ना। 2000 के ऊपर आपको 2200 जो है वो आपकी जो है वो प्रॉफिट होगी। अब देखें आपके पास पहले के ऊपर 1100 आपको प्रॉफिट मिला, फिर आपके पास 1150 मिला, 1125 मिला, फिर आपको बेटा जो है वो मिल गया 2200 रुपया। तो देखो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें किसके ऊपर मिला, जिसकी कीमत सबसे ज्यादा थी, ऐसे ही है ना।
जिसकी कीमत सबसे ज्यादा होगी उसी के ऊपर प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट, कम इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको वो कहता है कि आपने वो वाली प्राइस फाइंड करनी है जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो बेटे आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम प्राइस फाइंड करनी है। आइए इस क्वेश्चन को पहले ग्राफिकली मॉडलिंग के तौर पे देखते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम, मैं ये करता हूं, इसका ना ग्राफ उस साइड पे बनाते हैं, फिर इसको रेज करेंगे। मान लीजिए बेटा ये मेरे पास x और y एक्सिस है। अब फिर से वही बात कि इधर x एक्सिस के ऊपर तो रहेगा x ही, x एक्सिस के ऊपर तो रहेगा x ही, और x है क्या मेरे पास, x मेरे पास है बेटा प्राइस है, क्या है, प्राइस है। और y एक्सिस के ऊपर बेटा जी मेरे पास क्या रहेगा, प्रॉफिट है, क्या आएगा, प्रॉफिट। अब इसका ग्राफ देखिए बेटा, आपके पास a की वैल्यू फिर से -5 आ गई। आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो एक ही होती है, और ये जो -5 है ये आपको पता है लेस देन 0 है। जैसे ही लेस देन 0 होगा तो आपको पता है ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। उसके बाद प्लस का 150 है तो ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा, इस तरह, राइट जी, डाउनवर्ड बन जाएगा। और इस ग्राफ को डाउनवर्ड बनने के बाद अगली इंफॉर्मेशन हमारे पास ये बन गई कि इसमें आपने क्या करना है, मैक्सिमम जो है वो प्राइस फाइंड करनी है। अब आपको पता है इस रो में आपके पास x जो है वो इंक्रीज करता है, x बढ़ता है, और इस भाव में आपके पास y इंक्रीज करता है, y बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर मान लीजिए x जो है वो आपके पास था 10, x 10 था, तो y आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 10 के सामने मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे लगा लें, चलो 4 है, फिर 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो y है वो भी बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है, कर लें वो भी आप 10 20 30 ही कर लें, या 100 कर लें, 200 कर लें, 300 कर लें, और 400 कर लें। यानी कि अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो 100 प्रॉफिट हो जाएगी, इस तरह। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, ये जो वर्टेक्स होता है बेटा ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। जैसे आपका ग्राफ अगर इस तरह का ग्राफ है ना, तो आपको पता है इस तरह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज, और इस तरफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको पता है कि जब कोई चीज बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचेगी तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, बढ़ते बढ़ने के लिहाज से। इसके फौरी बात तो वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो देखो आपको यही नहीं चाहिए एक्स की वो प्राइस जो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पॉइंट हो जाए। तो आप बजाय इसके कि इस इक्वेशन को सोल्व करें, आप सिंपल इसका वर्टेक्स फाइंड कर लें। वर्टेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला तैयब सर ने आपको बताया हुआ है बच्चों, कैसे बताया हुआ ये भी बताता हूं। तो आइए देखते हैं। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के अबाउट कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमने इसमें करना क्या है और ये हमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये बात बयान कर दी है। तो गाइज आपको वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला पता है, वर्टेक्स आप याद करिए, हम लिखते थे फॉर वर्टेक्स -b डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए a b और c की वैल्यूज हम मालूम करके रख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है -5 और b की वैल्यू हमारे पास है 150, c की वैल्यू है -1000। तो बेटा आप इन वैल्यूज को लगा दो जरा वर्टेक्स में, तो आपके पास वर्टेक्स क्या आ जाएगा। अच्छा वर्टेक्स में भी x, वर्टेक्स में भी बेटा x की वैल्यू इसके बराबर होती है -b/2a। ठीक है, तो आप लिख दो ये वर्टेक्स हटा के ऊपर लिख दो फॉर वर्टेक्स, फॉर वर्टेक्स, फॉर वर्टेक्स, फॉर वर्टेक्स का x बेटा। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 150 है, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू यहाँ पे है -5। तो बेटा ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, और ये वाला 0 7 वैसे जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 30/2। तो 2 एकम 2, 2 15 की 30। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। अब इस क्वेश्चन में x आपके पास क्या है, 15 है। तो बेटा उसने कहा कि आपने वो वाली जो है वो प्राइस फाइंड करनी है जो आपको मैक्सिमम प्राइस दे।
तो मैक्सिमम x आपका 15 तक जा सकता है, 15 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। यानी कि x जो है वो आपका यहाँ पे 10 है, तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे माइनस का 10 लगा लो, फिर यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। एक्स आपका 15 तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा यहाँ वर्टेक्स के सामने, इससे ज्यादा ये जा ही नहीं सकता। एक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा 15 है। तो आप कहोगे कि सो मैक्सिमम प्राइस इज, सो द प्राइस x इज इक्वल टू 15 इज द प्राइस, is the price that gives maximum profit, that gives a maximum profit। अब अगली बात ये है कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, ये कितना प्रॉफिट देगा, तो बेटा उसके लिए x की जगह 15 डाल दो, ठीक है। ये अलग है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपके इंटरेस्ट के लिए बोल रहा हूं कि x की जगह 15 डाल दो, तो आपको कितना मिलेगा, -5 इंटू 15 का स्क्वायर, उसके बाद बेटा प्लस 150 इंटू बेटा 15 और माइनस का 1000, ठीक है। इतना लिखोगे तो ये आपको कितनी वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसको हमें मालूम करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है। तो देखें आपने क्या करना है, -15 इंटू 15 का स्क्वायर लिख देना है, उसके बाद प्लस लगा देना है, 150 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस का 1000। तो इसको बराबर करोगे तो ये आपको दे देगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 2125, माइनस 2125। तो x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2125। ठीक है जी, माइनस का 2125 आ रहा है। देख लें आप, x की जगह पे आपने 15 रख दिया तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y आपके पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 2125 जी, ठीक है। तो आप सिंपल इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगी, मैक्सिमम प्राइस आ जाएगी, ठीक है। 15 को बस इधर डाल देना है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई मिस्टेक होगी, लाजमी सी बात है, बल्कि मिस्टेक क्या ही होगी। एनी हो, आप बस ये बात सीख लें कि आपके पास x की वैल्यू 15 है, जो इस फंक्शन के लिए हमें क्या देगी, मैक्सिमम वैल्यू देगी, मैक्सिमम को देगी, क्या प्रॉफिट देगी। अब हम चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, आकार रोल्स डाउन एंड इंक्लाइन covers a distance d is equal to t square minus 0.5 t meters। अब ये बात कर रहा है कि एक कार है, ये देखें, ये एक इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है, घाटी बनी हुई है, और इसके ऊपर आपके पास जो है एक जो है वो कार है, ठीक है। इस तरह की कार होती है ना, और इस तरह की, चलो कोई बात नहीं, जैसी भी है तो कार ना। अब ये कार जो है ये डाउन चल रही है, क्या चल रही है, डाउन चल रही है। तो ये कहता है कि ये जो कार चल रही है, इस कार की जनाबे वाला डिस्टेंस जो ये कवर करेगी उसकी इक्वेशन दे दी है। डिस्टेंस इक्वेशन आपको बेटा दिया है, d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। अब कहता है ये मीटर्स में है, फाइंड द टाइम। आपने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। when a car has traveled distance, जब ये चलते चलते आपने वो वाला टाइम फाइंड करना है, टाइम मालूम करना है जब ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है, करते करते ये डिस्टेंस जो है वो 12.5, कितना, 12.5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले, तब टाइम क्या होगा, ठीक है। जब ये डिस्टेंस कवर करते करते, मान लीजिए इसने 1 मीटर कवर किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 मीटर कवर किया, तो उसके लिए उसने इक्वेशन बना के दे दी। कहता वो वाला टाइम मालूम करें जब ये 12.5 तक का डिस्टेंस मालूम कर ले,
तो बेटा देखें हम इसको करते हैं सॉल्व। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ये उन दोनों से आसान है। अब इसकी हम ना उस पर नहीं जाते, ग्राफ के ऊपर नहीं जाते, ग्राफ के बारे में अब तक आपको आइडिया हो चुका होगा आई होप। तो ये बराबर, अच्छा डिस्टेंस गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, डी कितना गिवन है, डी है 12.5। तो बेटा डी की जगह पे 12.5 डालोगे तो ये आ जाएगा 12.5 इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5 टी। अब ये चीज उधर चली जाएगी तो ये आपके पास बन जाएगा टी स्केयर माइनस 0.5 टी और माइनस का 12.5 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब होगा ये कि आप ना इसके पॉइंट शॉइंट खत्म कर लें। तो आपको पता है टी स्केयर माइनस, इसमें पॉइंट जब खत्म होता है इशारिया खत्म होता है तो आपको पता है इशारिया की जगह पे 1 लग जाता है और जो आगे वैल्यू होती है उसकी जगह पे 0 लग जाता है। तो ये आपके पास 5 एकम 5 10 की 5 2 की 10। इसी तरह इधर 1 लगेगा, इधर 0 आ जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 5 के टेबल में, 5 2 की 10 और 5 2 की 10, 5 5 की 25। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। ठीक है, 25/2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 टी माइनस बेटे 25/2 बराबर है 0 के। अभी आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी कि टी स्केयर माइनस 1/2 टी और उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस का 25 टी। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर कर दे, 10 एकम 10 और 5 एकम 5 2 की 10। ठीक, तो आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इधर भी आ जाएगा। यार ये मार्कर इंतहाई किसी जलील किस्म का मार्कर है। 2 इधर भी आ जाएगा, 2 इधर भी आ जाएगा। जब बेटा 2 तीनों जगहों पे आ जाएगा, बल्कि 2 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी ज़रब हो वो 0 ही रहता है। तो ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप जिस मर्जी तरीके के साथ हल कर लें, फैक्टराइजेशन से होता है फैक्टराइजेशन कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, लेकिन सबसे आसान है मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या आता है, टी इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस माइनस बेटा -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ए की जगह 1 आ जाएगा, इसी की जगह -25 आ जाएगा और बेटा इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह 1 आ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा बेटा से आपको ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ से बता देता हूँ कि ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 1, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ जो पड़ा होता है वो ए की वैल्यू होती है, टी के साथ जो पड़ा होता है बेटा वो बी की वैल्यू होती है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो आपके पास सी की वैल्यू होती है। तो सी की वैल्यू -25 है। तो बेटा अब आपने करते कराते ये वैल्यूज लिख दी। क्वाड्रेटिक फार्मूला सभी को आता है, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। तो t इज इक्वल टू माइनस माइनस बेटा जुड़ जाएंगे आपस में तो प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस ये वाले दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 25 को 4 से ज़रब करोगे तो 25 4 बार ही जुड़ता है तो 100 200 बना देता है, बटे में बेटे 2 को 1 से ज़रब करोगे तो 2 ही आ जाएगा। बल्कि मैं ये मिस्टेक कर गया हूँ, जब आप इसको 2 को ज़रब करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसलिए बेटा a की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 2 होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं 1 प्लस माइनस 200 जमा 1 तो 201 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 201 और इस सारे के ऊपर रूट अंडर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब फर्दर चले तो आप 201 का अंडर रूट लोगे तो ये 14.18 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 14.18 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आप 2 पार्ट्स कर लें। 2 पार्ट्स किस तरह होंगे कि आप लिखोगे t इज इक्वल टू 1 प्लस 14.18 बटे में 4 और बेटा दूसरी बारी में आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 माइनस 14.18 बटे में 4 आ जाएगा। अब 14 और 1 कितना होता है 15.18 बटे में 4 आ जाएगा। इसी तरह बेटा इधर जब t 14 में से 1 निकाल दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का
13.18/4। आपको पता है टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो आप इस चीज को नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेगलेक्ट, बिकॉज टाइम टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो बेटा अब आप इसको 15/4 है, इसको आप तकसीम करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 3.79। ठीक है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर दो। देखो ना 7 के बाद 9 आ गया, तो आप इसको जो है वो अप्रोक्सीमेट करके लिख दोगे 3.8। अब टाइम है तो उसने बोला हुआ है टाइम सेकंड में है। ठीक है, ऊपर ना क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टाइम सेकंड में, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 3.8 सेकंड्स। तो जनाब 3.8 सेकंड लगेंगे उसको 12.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में। ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वो फ्रेम से बाहर हो गया, तो मैंने थोड़ा सा इस तरफ कर दिया ताकि आपको अच्छे से व्यू क्लियर हो जाए। ओके जी, हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को भी फाइनल करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट को समझते हैं। a ball's height after t second is h of t। कहता है एक बॉल है, उसको हमने थ्रो किया है, एक बॉल को पकड़ के ऐसे थ्रो कर दिया है, तो कहता है कि उसकी जो हाइट है t सेकंड के बाद उसकी ये वाली इक्वेशन बन रही है। आपको दिख ही रहा है ये पैराबोलिक फॉर्म है क्योंकि t का स्क्वायर है। तो फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, कौन से टाइम इंटरवल में जो बॉल एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड होगी। अब सबसे पहले इसका जो है वो ग्राफ समझिए, आप जरा गौर करिएगा। मान लीजिए ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। ठीक है, x और y एक्सिस है, तो x यहाँ से किसी ने बॉल को फेंकना शुरू किया। चलो ये मार्कर जो है वो काम नहीं कर रहा, हम ब्लू से काम चलाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर हम टाइम ले लेते हैं, ठीक है, और y एक्सिस के ऊपर हम हाइट ले लेते हैं। ठीक है, हाइट। अब क्या होता है कि कोई यहाँ से पकड़ के ना, यहाँ से पकड़ता है बॉल को और ये फेंक देता है इस तरह। आपको पता है कि बॉल इसी तरह मूव करती है, इस तरह, और ये बॉल इस तरह मूव करेगी। अब क्या हुआ, कहता है कि ये जो बॉल की मूवमेंट है ना, ये मुझे कैसे पता चला? अगर आप देखें कि बॉल वैसे भी मूव इसी तरह ही करती है पैराबोलिक पाथ में। अगर नहीं यकीन तो देखो -4t है तो u डाउनवर्ड बनेगा ना। तो ये आपके पास उसने फॉर्मूला, इसकी इक्वेशन जो है वो दे दी है बना के h ऑफ t की। ये जो हाइट चल रही है ना, ये h ऑफ t चल रहा है, तो इसका उसने आपको इक्वेशन बना के दे दी है h ऑफ t किसके बराबर है जी? -4t² प्लस 24t। और ये कहता है कि फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, यानी कि यहां से यहां, यहां फिर यहां, तो इसमें से कौन सा टाइम इंटरवल है जिसके लिए इसकी जो हाइट है, जैसे ये टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये सेकंड चल रहे हैं। अब इसको जो इसने फेंका है, यहाँ पे देखिए 1 है, उसके बाद ये पर 10 कर लो, यहाँ पे कहीं आप जो है वो 20 कर लो, 20 कर लो, यहाँ पे बेटा आप 10 कर लो, और यहाँ पे आप 30 कर लो, यूँ चलता जा रहा है। कहता है कहाँ पे जाके आपके पास जो हाइट है वो 20 अपना मीटर्स हो जाएगी। किस टाइम इंटरवल के बाद जो हाइट है वो आपके पास 20, इसमें से कौन सा टाइम इंटरवल होगा जिसमें आपके पास हाइट जो है वो 20 मीटर्स को छू जाएगी, तक पहुंच जाएगी। अब जरूरी नहीं है 20 मीटर मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम तो चलते चलते शायद यहाँ पे है कहीं, ऐसे ही है ना। ये वर्टेक्स है और वर्टेक्स के ऊपर जाके मैक्सिमम आपको हाइट भी मिलेगी और टाइम भी मिलेगा। लेकिन हमको उसने मैक्सिमम की बात नहीं पूछी, हमें उसने कहा फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, वक्त के किस दुरानिये के लिए, किस टाइम के लिए, वक्त के किस दुरानिये के लिए बाय बॉल जो है एटलीस्ट, कम अज कम, देखो ज्यादा भी हो सकती है, हाइट ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम अज कम 20 मीटर जो है वो हाइट आपने बतानी है अबव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर। बात समझ गए? अब हाइट चूंकि ज्यादा भी हो सकती है ना, उसने बोला है, तो देखो
हाइट एच ऑफ टी जो है ये ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम अज कम कितनी है, कम अज कम ये है 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। अच्छा, कम अज कम एट लीस्ट है ना, तो डिक्रीज तो नहीं हो रही, कम अज कम की बात है। तो आपने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था जहां पे आपने कहा कि कम अज कम पॉपुलेशन जो है वो 1000 है, तो कम अज कम आपके पास 20 है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो 20 के इक्वल या फिर ग्रेटर देन होगी। अब क्या करोगे बेटा, इसमें सिंपल वैल्यूज डाल दो। 20 लेस और इक्वल टू एच ऑफ टी की वैल्यू आपके पास मौजूद है -4 टी स्केयर प्लस बेटा 24 टी। इनको उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4 टी स्केयर -24 टी, और ये 20 इधर पहले से मौजूद है तो प्लस का 20, ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब आप इसमें से ऐसा करें 4 कॉमन निकाल लें। अगर 4 कॉमन निकालते हो तो आपके पास क्या चीज़ बच जाएगी, 4 कॉमन निकालोगे तो देखो यहाँ पे बच जाएगा टी स्केयर -60 प्लस 5 लेस और इक्वल टू 0। ऐसे ही है ना, 4 आपने क्या किया, कॉमन निकाला, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 6 4 24 होता है और 4 5 20 होता है, वही चीज़ एग्जैक्टली बन जाएगी। तो आपके पास बच गया टी स्केयर -60 प्लस बेटा 5 लेस और इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, क्या होगी, टी स्केयर माइनस जरब करें तो 5 बने, जमा माइनस करें तो 6 बने। देखो -5 टी -1 टी, 5 एकम 5 होता है ना, 5 एकम 5 -5 जरा -1 जरा -5 प्लस का 5 -5 -1 माइनस प्लस का माइनस का 6 प्लस 5 लेस और इक्वल टू गाइस 0। क्या करते हैं, दो जोड़े बनाते हैं, पहले जोड़े में से टी कॉमन निकल रहा है, अंदर टी -5 बच जाएगा। दूसरे जोड़े में से माइनस का 1 कॉमन निकल रहा है, अंदर टी -5 बच जाएगा, ये लेस और इक्वल टू 0 है। अब टी -5 और टी -1 ये लेस और इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए रुक के ये बात समझिए कि जो इनइक्वालिटी है ना, वो जो हमारे पास पैराबोला है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। अब आप ऐसा करें कि देखें, आपके पास ये -t5 है और t माइनस अपना है 1, तो आप ऐसा करो इसको 0 के बराबर रख लो, t-5 भी 0 के बराबर रख लो और t-1 को भी 0 के बराबर, क्योंकि 0 से बड़ा और छोटा और बराबर है ना, तो बराबर की कंडीशन ले लेते हैं, क्योंकि हम इसमें से एसोसिएट इक्वेशन भी तो निकाल सकते हैं ना। इसके साथ एक इक्वेशन एसोसिएट है, याद करिए जब आपने पिछली एक्सरसाइज की थी जिसमें आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, वहां पे आपने ये पढ़ा था। तो यहाँ से टाइम आपके पास आ जाएगा 5 सेकंड और यहाँ से टाइम आपके पास आ जाएगा 1 सेकंड। तो टोटल टाइम जो है वो आपका जो है वो 1 सेकंड से बढ़ रहा है और 5 सेकंड तक या 5 सेकंड से थोड़े तक के लिए रुक रहा है। तो आप बेटा कहोगे कि आप 1 से लेके 5 सेकंड तक यहाँ तक जो है आप रुके हो, 1 से लेके 5 सेकंड तक ये चलते चलते 20 मीटर तक पहुंचेगी। तो देखो आपने इस इक्वेशन को यूज करते हुए टाइम भी निकाल लिया और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसमें आप या तो आप इसी कोई इनइक्वालिटी कोई पहले एसोसिएट इक्वेशन बना ले, इक्वल टू 0 रख ले, या बेटा एंड पे जाके इसको इक्वल वाली प्रॉपर्टी जो वो यूज कर ले, लेस देन वाली को छोड़ दे, तो टाइम आपके पास 1 से 5 आ जाएगा। तो आप कहोगे चूंकि ये लेस और इक्वल है तो आप लेस और इक्वल इधर कंडीशन लगा दोगे, टी को इधर आप लगा दोगे, ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पे आप टी के लिए लेस और इक्वल लगा दोगे, तो ये आपके पास टाइम इंटरवल होगा जिस टाइम इंटरवल में ये 20 मीटर अपना जो है वो हाइट ऑब्टेन कर लेगी। सो रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल इज 5 से अपना 1 से लेके 5 सेकंड होगा। ठीक है, आपको इंटरवल के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। एक बाल है बेटा, उसको अपवर्ड फेंका गया है। जब भी किसी बाल को अपवर्ड फेंका जाए तो आपको पता है वो वापस आते हुए पैराबोलिक पाथ में वापस आएगी, ऐसे ही है ना। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर मैं बाल को बिल्कुल ऊपर वर्टिकली फेंकूं तो भी बेटा एयर की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से बाल बिल्कुल उसी एक्सिस पे डाउनवर्ड नहीं आएगी,
बल्कि थोड़ी बहुत ही आगे पीछे मूव कर जाएगी। वैसे भी आपकी जो अर्थ है वो मुसलसल मूव कर रही है। तो जब आपने बाल फर्ज करे यहाँ पे फेंकी तो जमीन यहाँ पे थी, जैसे ही आपने बाल ऊपर गई तो जमीन थोड़ी सी तो आगे टर्न होगी ना, तो बाल डाउनवर्ड आएगी, अल्टीमेटली यहाँ पे पैराबोलिक पाथ बन जाएगा। तो कहता है जब आपने बाल फेंकी थी तब जो वेलोसिटी थी उसको इब्तदाई वेलोसिटी कहते हैं, और उसको वो कितनी थी, वो थी जी 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास थी 40 मीटर पर सेकंड। यानी कि आपने यहाँ से बाल फेंकी ऊपर की जानिब और कितनी वेलोसिटी थी 20 के 40, हाँ 40 मीटर पर सेकंड थी। अब बाल जब ऊपर पहुंची तो ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ पे एक लम्हे के लिए बाल रुक गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो थी वो जीरो हो जाती है। आपको पता है ना, जब बाल को आप ऊपर थ्रो करेंगे तो टॉप लेवल पे जाके वो एक लम्हे के लिए रुकेगी, उसके बाद वो डाउनवर्ड आना शुरू होगी। तो वहां पे जाके भले वो एक नैनो सेकंड, सेकंड का भी 1000वां हिस्से के लिए बाल रुके, लेकिन रुकेगी तो सही, उसकी स्पीड जीरो तो होगी, तो फिर वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगी। तो डाउनवर्ड जब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, जब वो 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब चूंकि बाल अपवर्ड और डाउनवर्ड का केस है तो यहाँ पे आपको एक और बात समझाऊंगा अभी। तो कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट, क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है, कौन सी, मैक्सिमम। इट रीचेज अबव द ग्राउंड लेवल, कि ग्राउंड से, जमीन से वो मैक्सिमम किस हाइट के ऊपर जा सकती है, वो वाली हाइट हमको मालूम करनी है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये गिवन डाटा है, फॉर्मूलाज के लिए हम आपको दिख रहा है कि हाइट का जिक्र आ गया है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज का जिक्र आ गया है। तो यहाँ पे कोई और फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि हमें फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी जो कि 3 थी। पहली थी बेटा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हम देखेंगे कौन सी सूटेबल है हमारे लिए। दूसरी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और जो तीसरी थी वो थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये 3 इक्वेशन थी। अब इनमें आप बारी बारी से देख लीजिए, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, और ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। अब ये चीजें क्या होती हैं, ये आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं, और टी आपके पास टाइम है। अब ये तब के लिए है जब बेटा आप ऑन द ग्राउंड लेवल टू और फ्रू, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड कह लो, फॉरवर्ड, और इसको बैकवर्ड कह लो, बैकवर्ड। जब बेटा आप आगे, इसको आगे कह लो, इसको पीछे, पीछे कह लो। जब आप आगे पीछे मूव करते हैं, टू और फ्रू मूव करते हैं, या बेटा फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते हैं, तो आपके पास एक्सेलरेशन ए ही रहता है, एक्सीलरेशन ए ही रहता है, एक्सेलरेशन। और जब आप बेटा अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करते हैं, अप डाउन मूव करते हैं, तब आपके पास ये जो ए है ये बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाता है, ए जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे भी एक बात समझने वाली है, जब आप कोई चीज नीचे से ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो ग्रेविटी के ऑपोजिट आप बॉल को फेंक रहे होते हैं, चीज को फेंक रहे होते हैं। ग्रेविटी तो बॉडी को अट्रैक्ट करती है डाउनवर्ड, आप उसकी अपोजिशन में कोई चीज फेंक रहे होते हैं, इसलिए जब कोई चीज अपवर्ड जाती है तब बेटा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जब डाउनवर्ड कोई चीज आती है तो जी आपके पास पॉजिटिव होता है। और जी भी है एक्सीलरेशन, लेकिन कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो यहां पे देखिए हम अपवर्ड डाउनवर्ड का केस पढ़ रहे हैं, तो हमें फिर एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि जी है। अब चूंकि बॉल को आप अपवर्ड थ्रो किया, आपने थ्रोन अपवर्ड, तो अपवर्ड के लिए आपके पास माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी एक्सीलरेशन होगा तो सेकंड स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी होगी तो मीटर पर सेकंड आएगा। ये बातें कहाँ से पता चलेंगी, ये बातें बेटा आपको फिजिक्स से पता चलेंगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, फार्मूला फाइंड करेंगे
तलाश करेंगे कि इसमें हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो मालूम हमको क्या करना है, मालूम हमने करना है मैक्सिमम हाइट। तो ऐसे जो है ये डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, ये भी हमारे पास एच बन जाएगा, बाकी और कहीं पे भी एच नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे हाइट हमारे पास मालूम करनी है, वेलोसिटी है, लेकिन टाइम नहीं है कहीं पे। टाइम का फैक्टर ना होने की वजह से हम इसको नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे भी फाइनल भी है, इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन भी है। एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरा हमको मालूम करना है हाइट या डिस्टेंस, वो भी नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लगा सकेंगे। कुल मिला के हमें जो रेड सिग्नल मिला बेटा वो पहली से भी मिल गया और दूसरी से मिल गया। अलबत्ता जो ग्रीन सिग्नल मिला है वो थर्ड से मिला है, क्योंकि थर्ड में क्या क्या चीजें हैं, एक तो बेटा आपके पास एक्सेलरेशन है, दूसरा डिस्टेंस है यानी कि हाइट है, और तीसरा फाइनल इनिशियल वेलोसिटी भी है। ये सारा कुछ मौजूद है, तो हम इसको यूज करेंगे, लिखेंगे बेटा फार्मूला, और फार्मूला लिख के क्या लिखेंगे 2AH। अब ए की जगह पे भी रिप्लेस कर दे जी को, क्योंकि आपके पास ए नहीं है बल्कि आप अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ए जो है वो जी बन जाएगा, एस जो है एच बन जाएगा, बराबर है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो वैल्यूज लगा दें बस, 2 इंटू माइनस का 10, आपको पता है जी की वैल्यू जो होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है, वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। हाइट हमको मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी बेटे आपके पास 40 है, तो सॉरी इनिशियल आपके पास 40 है, फाइनल आपके पास 0 है, तो 0 का स्केयर माइनस यहाँ पे फाइनल है तो इसका 40 लगाओगे और 40 के ऊपर स्केयर लगा दोगे, ये माइनस का 20h आ जाएगा, इज इक्वल टू बेटा माइनस का 4 चौके 16, 100 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, h मालूम करना है तो -20 एक्स्ट्रा है, इसको बेटा इधर भी डिवाइड करवा दें और इधर भी डिवाइड करवा दें, यहाँ से पूरे का पूरा उड़ के अकेला h बच जाएगा, यहाँ से माइनस चला जाएगा, 2 जीरो के साथ 0 चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 कितने की 16, 2 अट्ठे 16, तो ये 0 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो h बेटा 80 रह जाएगा। अब हाइट है तो मीटर्स में होगी, तो बेटा 80 मीटर जो है वो आपके पास हाइट आ जाएगी। कौन से वाली हाइट आ जाएगी बेटा, मैक्सिमम हाइट, वो वाली हाइट आएगी जब आपके पास बॉल जो है वो ज़मीन से सबसे ज़्यादा बुलंदी पे होगी, और तब आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। आइए चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्या है, ये है अ फ्रीलांसर अर्निंग ए मॉडल। अर्निंग एक फ्रीलांसर है, उसका अर्निंग मॉडल ये दिया हुआ है -2h स्क्वायर प्लस 40h, ई उसकी अर्निंग है और एच उसके घंटे हैं एक वीक में, एच एंड एच इज हॉर्स पर वीक। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्स, सबसे ज्यादा हॉर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ हॉर्स हमने फाइंड करना है। ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, वो एक हफ्ते में कितने ज्यादा से ज्यादा घंटे होंगे कि उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो कमाई है वो मैक्सिमम हो जाए। तो बेटा आपने क्या फाइंड करना है, असल में आपने एच फाइंड करना है, तब फाइंड करना है मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, मैक्सिमम फाइंड करना है कि मैक्सिमम एच कितना होगा। तो अगर इसको भी आप देखें तो इसका ग्राफ आपके पास इस तरह बनेगा ना, देखो एच यानी कि स्केयर के साथ वाली चीज नेगेटिव है, यानी कि ए की वैल्यू नेगेटिव है। जैसे ही ए -2 हुआ, लेस देन 0 है, तो ग्राफ आपके पास डाउनवर्ड बन जाएगा, और डाउनवर्ड ग्राफ में आपके पास मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स में एक्स जो होता है वो क्या होता है -b/2a होता है। अब इसमें देखो एच क्या है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस यानी कि एच हॉर्स जो है वो इसके पास एच की जगह आ जाएंगे, एच और ई इसकी अर्निंग है और वो आ जाएगी वाई की जगह पे। तो असल में एक्स की क्या होगा, इसका एच होगा, तो आप कहोगे एज, आप लिख दोगे बेटा एज ये जो ए है ये बराबर है -2 विच इज लेस देन 0, सो पैराबोला इज डाउनवर्ड and vertex is its maximum point। तो अगर हम जो है बेटा वो सिर्फ वर्टेक्स फाइंड कर लें तो हम मैक्सिमम पॉइंट यानी कि हॉर्स वो वाले मालूम कर सकेंगे,
जहाँ पे उसकी अर्निंग मैक्सिमाइज हो रही है। तो क्या होगा, एच आ जाएगा ना एक्स की जगह माइनस बी ओवर टू ए। क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर टू ए। अब ए बी और सी की वैल्यूज का दिक्कत है तो वो आपको बता देता हूँ। ए की वैल्यू बेटा -2 है, बी की वैल्यू बेटा जी 40 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ए बी और सी की वैल्यूज ये पड़ी हुई है। अब इनमें से वैल्यूज को डालते जाओ। एच इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या डालोगे 40 और 2 अपनी जगह पे, ए की जगह पे क्या डालोगे -2, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो 4 1 4 1 जार 4 4 1 जार 4, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। तो उसको एक हफ्ते में 10 घंटे काम करना पड़ेगा अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए। कितने, 10 हॉर्स ही रिक्वायर्स 10 horse to maximize his earning। अब वो मैक्सिमम अर्निंग कितनी कमा सकता है, तो एच की जगह 10 डाल दो, यानी कि ई ऑफ 10 कर दो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने पिछला क्वेश्चन किया। -2 इंटू एच की जगह 10 आ जाएगा तो 10 का स्क्वायर लग जाएगा, जमा 40 इंटू बेटा 10 लगा दो, तो -10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 ज़रब 2 200 हो जाएगा, जमा बेटा 40 को 10 से करोगे तो 400 हो जाएगा, -200, 400 में से 200 निकला तो 200। अब अर्निंग उसकी बेटा जी 10 है तो ये रुपीज़ में है, तो उसकी अर्निंग जो है ये रुपीज़ में है, तो बेटा उसके पास 200 रुपीज़ इकट्ठे होंगे। अब ये रुपीज़ पता नहीं कौन से रुपीज़ हैं जो वो 10 घंटे जो है वो लगाएगा एक हफ्ते में और 200 रुपया कमाएगा। एनी हो, ये क्वेश्चन आपके पास हो चुका है कि एक हफ्ते में वो 10 घंटे लगाएगा अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।